सिंह और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त तो चला है बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे 25 बड़ी खबरों पर। कोरोना में आज आया बड़ा उछाल। देश में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,85,000 केस आए सामने। 665 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी मुख्यालय में किया झंडा वंदन। आईटीबीपी के जवानों ने लद्दाख में -40 डिग्री से तापमान में 15,000 फीट की ऊंचाई पर झंडा फहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गणतंत्र दिवस की दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 73वें गणतंत्र दिवस की दी बधाई, साथ ही राजपथ पर पहुंचे। गणतंत्र दिवस के मौके पर नेशनल वॉर मेमोरियल पर पीएम मोदी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। सर्दी का सितम जारी। 9 साल में सबसे ज्यादा ठंड राजधानी में। दिल्ली में आज के लिए येलो अलर्ट जारी। सपा प्रत्याशी आदिल चौधरी की वीडियो पर अमित मालवीय का सवाल कि अखिलेश ने हिंदू विरोधी गुटों को दिया है टिकट। पंजाब में कांग्रेस ने 23 उम्मीदवार किए घोषित। सिद्धू के भतीजे को अमरगढ़ सीट से मिलेगा टिकट। वोट के लिए घर घर दस्तक देंगे अमित शाह, राजनाथ, सीएम योगी और जेपी नड्डा। परमहंस आचार्य ने अयोध्या से चुनाव लड़ने का किया ऐलान। सीएम योगी को लेकर कही बड़ी बात। लखनऊ में बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे की पत्नी ऋचा ने लगाया सरकार पर गंभीर आरोप। कहा फर्जी केस में फंसाने की कोशिश। सपा ने जारी की 39 उम्मीदवारों की सूची। जेल में बंद गायत्री की पत्नी को अमेठी से बनाया उम्मीदवार। यूपी शासन का फैसला। दिव्यांग व गर्भवती को छोड़ सभी को अपना आना होगा दफ्तर। 50% कार्मिकों की उपस्थिति की व्यवस्था खत्म। जाट नेताओं से मुलाकात करेगा अमित शाह। सीएम योगी ने ओवैसी पर साधा निशाना। शशि थरूर ने किया ट्वीट, छोड़कर जा रहे हैं घर अपना। आरपीएन सिंह को लेकर कसा तंज। राष्ट्रगान और 21 तोपों की सलामी के साथ परेड की गई शुरू। Mi-17V5 हेलीकॉप्टर ने बरसाई खुशी। प्लेयर्स के लिए खुशखबरी। आईपीएल के लिए पाक दौरा छोड़ने की होगी इजाजत। एक्सिस बैंक के शेयरों में 7% की तेजी। मजबूत तिमाही नतीजों से चढ़ा स्टॉक। राजपथ पर सशक्त भारत की झांकी। राष्ट्रपति पीएम की मौजूदगी में शौर्य का प्रदर्शन। गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड में सिख लाइट इन्फेंट्री दस्ते ने लिया भाग। ओमिक्रॉन से ज्यादा खतरनाक होगा अगला कोविड वेरिएंट। डब्ल्यूएचओ ने दी चेतावनी। देहरादून में पूर्व आईएफएस सनातन सोनकर कांग्रेस छोड़कर सपा में शामिल। ज्वालापुर से लड़ेंगे चुनाव। उत्तराखंड में बगावत की आग। दोनों तरफ बराबर। भाजपा में 26 और कांग्रेस में 25 विधानसभा सीटों पर असंतोष। छावनी में तब्दील हुई दिल्ली। जमीन से आसमान तक पहरा। दूरबीन व एंटी एयरक्राफ्ट गन के साथ पुलिसकर्मी तैनात। देश आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर देश में जगह जगह देश के लिए अपना जीवन आहूत करने वालों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस मौके पर देश की राजनीतिक पार्टियों के मुखिया अपने अपने दफ्तरों में ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय झंडे को सलाम कर रहे हैं। इसी क्रम में केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के मुखिया जेपी नड्डा ने आज दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय झंडे को फहराते हुए उसको सलामी दी है। इससे पहले बीजेपी चीफ नड्डा ने ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी थी। उन्होंने लिखा, मैं भारत के देशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज के दिन इस दिवस को मनाते हुए यह आवश्यक होता है कि उन महानायकों और वीर सपूतों को याद करें जिन्होंने अपना सर्वस्व इस देश को गणतंत्र बनाने के लिए लगाया था। जहां देश एक तरफ आज अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश में कोरोना का आतंक हर दिन के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। बता दें कि देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले कल की तुलना में आज बढ़े हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,85,000
914 नए केस सामने आए हैं और 665 लोगों की मौत हो गई है। देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट अब 16.16% है। बड़ी बात यह है कि देश में आज कल से 11.7% ज्यादा मामले सामने आए हैं। तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या भी बढ़कर 22,23,018 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,91,127 पहुंच गई। आंकड़ों के मुताबिक कल 2,99,073 लोग ठीक हो गए थे, जिसके बाद अभी तक 3,73,70,971 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक भागदौड़ शुरू हो चुकी है। सभी पद प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। इसी क्रम में आगरा की एतमादपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी धर्मपाल सिंह ने भी क्षेत्र में दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अपने समर्थकों के साथ एतमादपुर विधानसभा के कई गांवों में घर घर जाकर जनसंपर्क किया, साथ ही जनता से वोट की अपील भी की। भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि मुझे सभी वर्ग के लोगों का प्यार व सम्मान मिल रहा है। विकास और सम्मान के लिए जनता इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। जनसंपर्क के दौरान भाजपा प्रत्याशी का जगह जगह फूल माला और साफा बांधकर स्वागत किया गया। जनता किस तरह समर्थन दे रही है? जनता बहुत प्यार दे रही है, जनता बहुत प्यार दे रही है। उन्हें सर्व समाज के लोगों का आशीर्वाद मिला है और सर्व समाज के लोग जी, कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जो आपके बिल्कुल टक्कर जैसे रहेगी? जनता का आशीर्वाद होगा तो कोई टक्कर में नहीं। जनता का तो आज आपका किन किन गाँव में दौरा रहेगा? हमारे आज त्यागी समाज के गाँव में अभी हमने शेखपुरा से शुरुआत की है। शेखपुरा हो गई, रते हो गए, बांस मोड़िया हो गई, मरोगी हो गई। डॉक्टर धर्मपाल जिंदाबाद, योगी मोदी समल द्वारा जी, इस बात क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी के निश्चित रूप से माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी भारी बहुमत। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। कौशाम्बी की चायल विधानसभा पूरी तरह से चुनावी रंग में सराबोर हो चुकी है। चायल विधानसभा सीट पर भाजपा के साथ गठबंधन में अपना दल ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। युवा नेता अरविंद सिंह को अपना दल से विधानसभा चायल का प्रत्याशी घोषित किया गया। प्रत्याशी बनने के बाद से अरविंद सिंह ने जनसंपर्क शुरू कर दिया है। इस दौरान अपना दल के युवा नेता अरविंद सिंह ने कहा कि अपना दल प्रमुख अनुप्रिया पटेल को अपना नेता मानते हैं। यदि बहन अनुप्रिया पटेल ने उन्हें चायल विधानसभा से पार्टी का प्रत्याशी बनाया तो निश्चित ही यह सीट अपना दल एस के खाते में जाएगी। बता दें कि चायल विधानसभा की सीट भाजपा गठबंधन के तहत अपना दल एस के खाते में जाने की संभावना जताई जा रही है। सबसे पहले मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का को जो है धन्यवाद देता हूं कि आप लोग आए, अपना बहुमूल्य समय यहाँ पे दिया। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 2022 का आगामी चुनाव का आगाज हो चुका है और अगर मैं अपना दल एस में से मैंने अपनी उम्मीदवारी जाहिर की है। अगर पार्टी विश्वास जताती है तो उस पर चुनाव लड़ने की तैयारी है हम लोगों की। तो उसी मुद्दे पे आज एक चर्चा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। मान लीजिए बीजेपी को यहाँ से टिकट दिया जाएगा अपना दल को ना दे करके, तो क्या करेंगे आप? हमारा बीजेपी के साथ अलायंस है, हमको एनडीए की सरकार बनानी है। अब अपना दल चुनाव लड़ती है तो हम खुद हैं सामने, अगर पार्टी भरोसा जताएगी। बाकी अगर बीजेपी के खाते में जाती है सीट तो भी हम लोग पूरी ताकत से अपनी पूरी पार्टी, अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी का समर्थन करेंगे। आपको टिकट मिलता है तो जनता से आप किस प्रकार रूबरू हो करके अपने आप को, पार्टी को जितवाएंगे? हमारी पूरी ताकत रहेगी। जैसे अभी माननीय चुनाव आयोग का आदेश है और कोरोना का समय चल रहा है तो रैलियां तो की नहीं जा सकती। एक वर्चुअल रैली के माध्यम से, डोर टू डोर के माध्यम से हम लोग घर घर जाके, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अनुप्रिया पटेल जी का जो अभी निर्देश है, तो पूरी ताकत से हम लोग चुनाव का प्रचार प्रसार करेंगे कोविड को मद्देनजर रखते हुए।
जनता से किन मुद्दों के साथ आप जाएंगे जनता के बीच? जनता के पास हम लोग विकास के मुद्दे को लेके जाएंगे। बीजेपी ने जो भी हमारी एनडीए की सरकार ने बहुत सारे कार्य किए हैं, अच्छी सड़कें दी है, अच्छी बिजली दिया है, राशन घर घर पहुंच रहा है, तो सारी जो है विकास के मुद्दे पे हम लोग पहुंचेंगे और जाएंगे। विपक्ष तो कह रहा है कि आपने कोई विकास ही नहीं किया। नहीं, विपक्ष तो कहेगा ही, विपक्ष का काम है कहना। विपक्ष अगर नहीं कहेगा तो विपक्ष कैसे जो है चुनाव लड़ेगा? विपक्ष का तो काम ही है कहना। तो आप उत्तर प्रदेश में कितनी सीट ला सकते हैं? उत्तर प्रदेश में 300 प्लस सीटें जाएंगी हमारी। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि हम 300 प्लस पार हैं हम। उसमें वो क्या तो है? तमाम सर्वे आ रहे हैं, आप लोग खुद देख रहे हैं। हमारी एनडीए की सरकार 300 प्लस सीटें ला रही, उसमें कोई दो राय नहीं। पूरा परिचय। मैं अरविंद सिंह, जिला। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में सभी पार्टियों के प्रत्याशी जीत के लिए जुट चुके हैं। इसी क्रम में उत्तर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी और आगरा के प्रमुख समाज सेवी विनोद कुमार बंसल ने मंगलवार को अतिथि वन में चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी बात करी और समाज सुधार का वादा भी किया। प्रत्याशी ने कहा कि उत्तर विधानसभा में सीवर की समस्या में सुधार और नगर निगम और जल निगम के भ्रष्टाचार पर प्रहार होगा। साथ ही यमुना पर बैराज साकार होगा और हर युवा के हाथ में रोजगार दिया जाएगा। नरेश कुमार पांडे, महानगर अध्यक्ष। आज आपके संबंध में आए हैं और ज्ञापन दिया, आपने क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग ये है कि चुनाव उत्तर प्रदेश में चालू हो गया है, उसके मद्देनज़र व्यापारियों को पुलिस प्रशासन अधिकारी द्वारा शोषण किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। हमारी 4 मांगें थी, जिन मांगों को लेकर हमने ये ज्ञापन दिया है। उसमें पहली मांग हमारी ये है कि व्यापारियों के शस्त्र लाइसेंस जो चुनाव में जमा कराए जा रहे हैं वो नहीं कराए जाएँ, क्योंकि जो शस्त्र लाइसेंस व्यापारी लेता है वो अपनी सुरक्षा के लिए लेता है, इसलिए उन शस्त्र लाइसेंसों को जमा ना कराया जाए। दूसरा विषय हमारा ये था कि कैश ट्रांजेक्शन के मामले में सिर्फ राजनीतिक से संबंधित व्यक्तियों को ही धन की जाँच की जाए, व्यापारी गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले धन को इससे मुक्त रखा जाए। तीसरा पॉइंट था हमारा, व्यापारियों के निजी वाहनों को चुनाव में इस्तेमाल बिल्कुल भी ना किया जाए, क्योंकि व्यापारी के पास में 1 कार होती है, 2 कार होती है, अपने निजी वाहन होते हैं। वो उसके परिवार में कोई व्यक्ति गुजर गए, वो बीमार है, तो वो कैसे ले जाएगा? ये परिवार में कहीं किसी को जाना है व्यापार से संबंधित समस्याओं को लेकर, तो कैसे जाएगा? इसलिए हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जो प्राइवेट वाहन है ना, उन वाहनों को अधिग्रहण करे प्रशासन, ना कि व्यापारी के वाहनों को, इसको बंद करा जाए। चौथा विषय हमारा था विभिन्न जिलों से प्राप्त समाचार के अनुसार चुनाव के समय जो प्रशासन मंडी को खाली करा रहा ना 2 महीने के लिए, वो खाली ना कराया जाए, क्योंकि मंडी खाली कराने से व्यापारियों को बहुत नुकसान होगा और उनका सामान इधर से उधर उनको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे व्यापारी को ज़्यादा समस्या होगी। इसलिए वो व्यापार मंडी में जो प्रशासन अपने जो सुरक्षाकर्मी आए हुए, जो चुनाव कराने के अधिकारी आए हुए, उनको कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र करा जाए। मैं राजपुचुंगी एसोसिएशन अध्यक्ष प्रवीण पंडित। क्या समस्याएं हैं आपकी जो आप कलेक्टिव में आए हैं? आज व्यापारियों के हित में यहाँ पर हमको आना पड़ा है, जैसे कि जो व्यापारियों के लाइसेंस होते हैं, जो चुनावी माहौल में उनको जमा कर लिया जाता है, कि उनकी सुरक्षा के लिए उनको न जमा किया जाए। और जैसे साप्ताहिक बंदी होती है राजपुचुंगी पर, तो उसमें क्या है कि छोटे मोटे जो दुकानदार हैं सब अपने रूल्स के अनुसार, जो साप्ताहिक बंदी के अनुसार सारी दुकानें बंद रखते हैं, और जो मॉल वगैरह हैं वो वहाँ पर खुले जाते हैं। तो नियम जो किए गए हैं सबके लिए एक समान होने चाहिए, या फिर साप्ताहिक बंदी सबके लिए होनी चाहिए, या साप्ताहिक बंदी सब खोली जानी चाहिए। मैं बताऊँ, आपका ये मानना है कि छोटे व्यापारियों पर तो नियम लागू होते हैं, बड़े व्यापारियों पर जी नहीं जी होते हैं? जी 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 नियम सबके लिए एक समान होते हैं। तो डीएम का जो आदेश होता है वो सबके लिए एक समान होना चाहिए, क्योंकि जिससे कि जो कोरोना काल में सबसे ज़्यादा दिक्कतें, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, जितनी भी भीड़ भाड़ जो होती है सब मॉलों में होती है, छोटी दुकानों पर इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती है। तो मेरा बस यही डीएम साहब से अनुरोध है कि सबके लिए रूल्स एक समान करने चाहिए, या तो सारी दुकानों, छोटे मोटे व्यापारियों की दुकानें जितनी भी सब खुली जाए एक सब, या फिर साप्ताहिक बंदी सबके लिए एक समान होनी चाहिए। मॉल भी बंद कराई है। अपना परीक्षा बताओ। मैं खगोल कृष्ण शास्त्री, समाजसेवी, कथा प्रवक्ता। जय व्यापार, जय व्यापारी। आप कलेक्टिव में आए हैं, आज आपकी क्या मांगे हैं? हमारे व्यापार मंडल आगरा और राजपुचुंगी व्यापार एसोसिएशन और अपने तमाम साथियों के साथ हम माननीय अंजनी कुमार सिंह जी को ज्ञापन प्रस्तुत किया है। उसमें हमने ये उल्लेख किया है कि हमारे जो चुनाव के दौरान व्यापारियों को के कार्य प्रभावित होते हैं। आज समाज में सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी व्यापार है। अगर व्यापार नहीं होगा तो आगे के सारे समाज के तंत्र बिगड़ जाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं मीडिया के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि कोरोना काल में व्यापार प्रभावित हुआ है,
और व्यापार की कोई जाति नहीं होती, व्यापारी की कोई जाति नहीं होती। जितने भी हमारे भारत में धर्म हैं, जाति हैं, सब व्यापार में जुड़े हुए हैं। और जब कोई चुनाव आता है तो व्यापार प्रभावित होता है, जिसमें कि साप्ताहिक बंदी और तमाम चीज़ों का थोड़ा सा अंकुश लग जाता है। तो हमारे व्यापारी भाइयों ने, जिसमें राजपुर चुंगी व्यापार मंडल एसोसिएशन के हमारे प्रवेश पंडित जी और हमारे साथी तमाम जितने भी व्यापार मंडल के सभी ने ज्ञापन से ये जताना चाहा है कि जो व्यापार के कार्य हैं उनका व्यवधान ना हो और चुनाव भी। संभल में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के नामांकन में शुरू हो चुके हैं। बता दें कि सोमवार को संभल में दूसरे चरण के नामांकन के दूसरे दिन ब्लॉक परिसर में प्रत्याशियों ने नामांकन किए। इस दौरान चंदौसी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी राज्य मंत्री गुलाब देवी, असमौली विधानसभा से सपा प्रत्याशी पिंकी यादव और बमोरी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी हरेंद्र सिंह उर्फ रिंकू ने अपना नामांकन पत्र जमा किया। चुनाव लड़ेंगे। चुनाव जैसा कि असमौली विधानसभा से सब आप वाकिफ हैं, लगातार एक ही परिवार का कब्जा आ रहा है। जिस यदुवंशी समाज की वो बात करते हैं, उस यदुवंशी समाज की उन लोगों ने चिंता नहीं की। विशेष रूप से भूड़ क्षेत्र जहां सिंचाई सबसे बड़ी समस्या थी, उन लोगों ने कभी चिंता नहीं की वहाँ सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। 2017 में जब माननीय योगी जी की सरकार बनी और हमने तर्कसंगत बात के साथ माननीय योगी जी तक अपनी बात पहुँचाई और वहाँ के ट्यूबवेलों के कनेक्शन खुलवाए, आज उस क्षेत्र में बहुत व्यापक परिवर्तन है। जो लोगों को बहका कर, एक अपनी जाति के नाम पर जो लोगों को बहका कर वोट लेते थे और 5 साल वोट लिए और जाके अमरावती की कोठियों में बैठ गए, उन लोगों ने कभी चिंता नहीं की कि इस क्षेत्र में शिक्षा के संस्थान खुलने चाहिए, इस क्षेत्र की भी हमारी बहन बेटियों को शिक्षा मिलनी चाहिए, यहाँ भी एक कानून का राज होना चाहिए। उन मुद्दों पर लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूँ, एक गाँव का रहने वाला हूँ और गाँव की समस्याओं को, विशेष रूप से असमौली विधानसभा पूरी ग्रामीण क्षेत्र की विधानसभा है, कोई कस्बा इसमें नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, क्या लोगों की समस्याएं मैं अच्छी तरह जानता हूं। 5 साल रहकर मैंने जिला पंचायत सदस्य रहकर मैंने लोगों की समस्याओं को सुना है। गांव में रहता हूं, गांव में रहूंगा और 100% लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूँगा। अच्छा, जैसा कि आपकी विधानसभा में और भी दावेदार थे आपकी पार्टी से और वो टिकट न मिलने के कारण नाराज़गी बताई जा रही है, इसको आप किस रूप में लेते हैं? भाजपा एक परिवार है, कहीं कोई नाराज़गी नहीं है। सभी मेरे वरिष्ठ हैं, मेरे बड़े भाई हैं और सभी का मेरे साथ समर्थन है, सभी लोग मेरे साथ हैं। अच्छा, जैसा कि आपका सामना समाजवादी के वर्तमान विधायक से हो रहा है, आप इसको किस रूप में ले रहे हैं? जनता जनार्दन मेरे साथ है, इतना उत्साह लोगों में है कि आप विश्वास करना। चकबंदी अभी इस क्षेत्र में चल रही है, उन लोगों ने चिन्हित रूप से अपने लोगों के चक बहुत अच्छे स्थानों पर बनवाए और गरीबों का बिल्कुल उत्पीड़न कराया है। लोगों में इतना परिवर्तन है कि आप देखना, जब 14 फरवरी को चुनाव होगा तो आप देखना कैसे इस क्षेत्र में परिवर्तन की लहर आएगी। बनाया और वर्तमान विधायक में आप किन मुद्दों को लेकर के चुनाव प्रचार करेंगे और क्या आपके प्रमुख मुद्दे होंगे? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने पुनः जो है हमें असमौली विधानसभा से प्रत्याशी बनाया, जिसके लिए मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद देती हूँ। और उसके साथ साथ जो मौजूदा सरकार में, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो काम हमारे अधूरे रह गए, जो कहीं ना कहीं विपक्ष के विधायक होने के बतौर हमारे साथ जो है पक्षपात किया गया, उनके तहत जो शिक्षण संस्थानों को बनाने के कार्य और जो चल रहे थे जहां पे पैसा नहीं दिया गया सरकार के द्वारा, जो अधूरा पड़ा है, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको सुदृढ़ करना चाहूँगी। साथ साथ बच्चों के खेल कूद के लिए, अगर क्योंकि हमारे यहाँ प्रतिभाएं बहुत हैं और क्योंकि मेरा पूरा क्षेत्र जो है वो ग्रामीण क्षेत्र है, तो प्रतिभाएं भी बहुत है, उनको बढ़ने के लिए आगे मौका मिले तो स्टेडियम्स के लिए ऊपर काम करना चाहेंगे, जहाँ पे छोटे छोटे स्तर से मिनी स्टेडियम से लेके बड़े स्टेडियम बने, जो बच्चे यहाँ से सीख कर जो है बाहर तक भी और आगे बड़े देश को गौरवान्वित करने का काम करें। और जो सड़कें वगैरह जो अधूरे रह गए, जिसके सरकार जो है गड्ढे भी नहीं भर पाई, तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि इस असमौली विधानसभा का जिस तरह से वर्ष 2012 से 17 में चहुमुखी विकास हुआ था, उससे अधिक विकास करके इस असमौली विधानसभा की एक अलग पहचान बनाई जाए। अच्छा, जैसा कि कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि आपकी विधानसभा में एक जूनियर स्कूल है, वो आपसे रिलेटेड है, आपकी असमौली विधानसभा में आप विधायक भी रही हैं, फिर वो आज तक 8वीं क्लास का जूनियर स्कूल वो इंटर तक क्यों नहीं हुआ? उसका विकास क्यों नहीं हुआ? ये लोग आरोप लगाते हैं विपक्ष वाले। कौन सा स्कूल है जो विपक्ष अगर लगा रहा है तो आप जानकारी दें मुझे, कौन सा स्कूल है? जिसमें बताते हैं कि प्रोफेसर या टीचर या
प्रिंसिपल जो आपसे संबंधित रहते हैं, लोग आपके परिवार से स्कूल संबंधित, का नाम बताइए ना। ये ताल की तरफ बताते हैं, नादोस की तरफ। ये कहीं पर भी अगर कोई कह रहा है तो गलत जानकारी है। हायर सेकेंडरी है, 10वीं तक 10th क्लास तक है। विपक्ष को पूरी जानकारी नहीं है, बिना जानकारी के अब संभल के असमौली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी का कड़ा विरोध सामने आया है। बता दें कि पूरा मामला असमौली गांव का है। ये पूरा मामला असमौली गांव का बताया जा रहा है, जहां भाजपा प्रत्याशी हरेंद्र सिंह रिंकू को ग्रामीणों ने गांव से बाहर निकाल दिया। भाजपा प्रत्याशी के सामने ग्रामीणों ने अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। ग्रामीणों ने भाजपा नेताओं के गांव में आने पर भी रोक लगा दी। बीजेपी प्रत्याशी के विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बसपा प्रत्याशी संजीव काका और समर्थकों पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें पूरा मामला हाथरस का है, जहां बसपा के प्रत्याशी संजीव कुमार काका बड़ी संख्या में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस जनसभा के दौरान बसपा प्रत्याशी और उनके समर्थक आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे थे। हाथरस के उप जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि बीएसपी प्रत्याशी बिना अनुमति के ग्राम अमरपुर घना में बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जनसभा के दौरान गाड़ी में बसपा के झंडे के साथ प्रचार कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया, जिसके चलते संजीव काका और उनके समर्थकों पर आचार संहिता का उल्लंघन करने और कोविड-19 महामारी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। हाथरस के सिकंदरा राव से महेंद्र सिंह सोलंकी को सपा प्रत्याशी बनाया गया है। सपा प्रत्याशी घोषित होने के बाद से सिकंदरा राव की जनता और सपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, जिसके चलते सिकंदरा राव के कई गांवों में जनता और कार्यकर्ता ने विरोध प्रदर्शन किया और पुतला भी फूका। इस दौरान अखिलेश यादव जिंदाबाद, महेंद्र सिंह सोलंकी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए और राष्ट्रीय अध्यक्ष से सिकंदरा राव सीट पर विचार करने का आग्रह और निवेदन भी किया गया। चौबीस जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसे भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इस अवसर पर जालौन में शिक्षा अधिकार पर काम करने वाली संस्थाओं ने मिलकर काम किया। इन संस्थाओं में प्रयास जन उत्थान समिति, बहुजन फाउंडेशन और चैंपियंस फॉर गर्ल्स एजुकेशन शामिल रहे। बता दें कि पूरा मामला है जालौन के कुटौंद का, जहां सोमवार को लड़कियों के शिक्षा के अधिकार को 12वीं तक बढ़ाने के समर्थन में जिले के 35 गांवों की 500 से ज्यादा लड़कियों ने प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड भेजे, जिसके माध्यम से शिक्षा अधिकार बढ़ोतरी की मांग रखी गई। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहे केकेटी न्यूज के साथ।